बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपनी फूटी हुई दिखे नहीं और दूसरे की फूली हुई निहारे। कुछ ऐसा ही यूरोप के साथ है। दुनिया को बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाला यूरोप इस वक्त बुरी तरीके से ढह रहा है और इसका बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अब जर्मनी के चांसलर ओलाफ भी विश्वास मत खो चुके हैं। फ्रांस में भी यही सीन है, जर्मनी में भी यही सीन है। ये दोनों यूरोप के दिग्गज देश माने जाते हैं और इसी बीच HMM ने भारत की एंट्री का ऐलान भी किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने सोमवार को विश्वास मत खो दिया, जिससे फरवरी में समय से पहले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये संकट लड़खड़ाती जर्मन अर्थव्यवस्था की परेशानियों को और बढ़ाता है, जिससे उस देश पर अनिश्चितताएं छा जाती है, जिसे लंबे समय से यूरोपीय संघ का स्थिर करने वाला लंगर माना जाता रहा है। स्कोल्ज को जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग में 207 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि 394 ने उनके खिलाफ वोट दिया और 116 ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। स्कोल्ज को हार का डर था, इसलिए उन्होंने पिछले हफ्ते बेसिक लॉ के अनुच्छेद 68 का हवाला देते हुए विश्वास मत का अनुरोध किया। स्कोल्ज ने 6 नवंबर को अपने 3 पक्षीय गठबंधन के टूटने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया था, जब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बजट के बारे में असहमति के कारण वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडर को बर्खास्त कर दिया गया। कई प्रमुख दलों के नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि संसदीय चुनाव 23 फरवरी को होने चाहिए, जो कि निर्धारित समय से 7 महीने पहले है। टोंगजी विश्वविद्यालय में जर्मन अध्ययन केंद्र के उपनिदेशक वू हुइपिंग ने कहा है कि लिंडर के जाने से मतदान की शुरुआत हुई है, लेकिन अंतर्निहित मुद्दा गठबंधन के भीतर आर्थिक और राजकोषीय नीतियों पर लंबे समय से चली आ रही असहमति है। उन्होंने चाइना डेली से कहा कि राजनीतिक परिदृश्य के विखंडन और बढ़ते ध्रुवीकरण ने जर्मनी की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को और ज्यादा खराब कर दिया है, जिसमें प्रवासियों से संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं। राजनीतिक उथल-पुथल ने जर्मनी को तब प्रभावित किया जब वह ऊर्जा की उच्च कीमतों, खासकर यूक्रेन संकट के बाद से प्रभावित लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जर्मन केंद्रीय बैंक ने अगले साल के लिए अपने विकास पूर्वानुमानों को घटाकर 0.2% कर दिया, जबकि जून में उसके 1.1% का पूर्वानुमान था। उसने ये भी कहा कि अब उसे उम्मीद है कि 2023 में 0.3% सिकुड़ने वाली अर्थव्यवस्था इस बार 0.2% सिकुड़ेगी। मामले को बदतर बनाने के लिए बड़ी जर्मन कंपनियों ने बढ़ती विनिर्माण लागतों को समायोजित करने के लिए नौकरी में कटौती की घोषणा की, संयंत्र बंद करने की योजनाएं बनाई। मतदान विफलता का मूल कारण अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति है। जर्मनी की राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक सुधार को गंभीर रूप से बाधित किया है, निवेशकों का विश्वास कम किया है और सामाजिक अनिश्चितता को बढ़ाया है। फूडन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में चीन यूरोप संबंध केंद्र के उपनिदेशक जियान जुनेबो का कहना है, उदाहरण के लिए ऑटोमोटिव उद्योग घरेलू स्तर पर संकुचन का अनुभव कर रहे हैं, जो नई चीजों के बजाय पारंपरिक उद्योगों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। विश्वास मत विफलता के बाद स्कोल्ज ने राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर से मुलाकात की और बुंडेस्टाग को भंग करने की सिफारिश की। उम्मीद है कि स्टीनमियर क्रिसमस के बाद इसे मंजूरी देंगे और एक त्वरित चुनाव का आह्वान करेंगे। इसका मतलब है कि इस रिक्त अवधि के दौरान कोई बड़ी नीति या कानून पारित नहीं किया जाएगा। अनिश्चितताएं बनी रहेंगी, बाहरी वातावरण से और बढ़ेंगी, जिसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के साथ नए टैरिफ की संभावना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अब ध्यान चुनाव अभियान पर चला गया है, जो अब पूरे जोरों पर है। मुख्य राजनीतिक दलों ने मंगलवार को अपने चुनाव कार्यक्रम पेश करने की उम्मीद की थी। स्कोल्ज को 25 नवंबर को अगले चुनाव में चांसलर के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या SPD के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया था।
अन्य 3 उम्मीदवार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज, ग्रीन पार्टी के वर्तमान उपकुलपति रॉबर्ट हैबेक और अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और एएफडी के एलिस वीडेल हैं। एजेंस फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रूढ़िवादी CDU और CSU ब्लॉक को लगभग 31 से 32% वोट मिले हैं, जबकि दूर दराज के AFD को लगभग 18 से 19%, SPD को 16 से 17% वोट मिले हैं। स्कोल्स नई सरकार बनने तक कार्यवाहक भूमिका में काम करना जारी रखेंगे। अगर गठबंधन वार्ता लंबी साबित होती है तो इस प्रक्रिया में महीनों लग सकता है। फूडन यूनिवर्सिटी के जियान ने कहा है कि नई सरकार का नेतृत्व चाहे कोई भी पार्टी करे, मौजूदा चुनौतियां बनी रहेंगी, जो मुख्य रूप से रूस यूक्रेन संघर्ष और आर्थिक विकास के मुद्दों से प्रभावित होंगी। बर्लिन की मुश्किलें तब सामने आई हैं जब उसका मुख्य यूरोपीय संघ भागीदार फ्रांस भी सरकार के संकट में फंसा हुआ है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कुछ ही दिनों पहले मध्य मार्गी सहयोगी फ्रेंकोइस बायरू को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जर्मनी और फ्रांस दोनों ही आंतरिक संकटों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ब्रुसेल्स में सुधारों को आगे बढ़ाने या यूरोपीय एकीकरण को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता बेहद कम है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ HMM ने 17 तारीख को ये घोषणा की है कि वो अगले साल फरवरी से अटलांटिक और भारत यूरोप मार्गों पर नई कंटेनर सेवाएं शुरू करेगा। नई सेवाएं ट्रांस अटलांटिक 1 है, जो अटलांटिक को पार करके यूरोप और अमेरिका को जोड़ती है। इंडिया नॉर्थ यूरोप एक्सप्रेस, जो भारत और उत्तरी यूरोप को जोड़ती है। TA1 रूट प्रमुख गहरे समुद्र के मार्गों में से एक है, जो 2018 में सेवाओं की समाप्ति के 7 साल बाद HMM को फिर से प्रवेश को चिन्हित करता है। अटलांटिक मार्ग में इस प्रवेश के साथ कोरियाई शिपिंग कंपनी के लिए पहले काफी मुश्किल होता था। HMM अब प्रशांत और हिंद महासागरों सहित सभी प्रमुख पूर्व पश्चिमी मार्गों पर सेवाएं प्रदान करेगा। TA1 सेवा अगले साल फरवरी में साउथहैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम से शुरू होने वाली है, जिसमें 4600 TEU क्षमता वाले 10 कंटेनर जहाजों की तैनाती शामिल है, जो राउंड ट्रिप के लिए कुछ 70 दिन लगेंगे। कॉल के बंदरगाहों में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका, कोलंबिया, पनामा नहर, पनामा, इसके अलावे ऑकलैंड, रोडमैन, डोमनी, इन सब को शामिल किया गया है। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार को टारगेट करने के लिए HMM भारत और उत्तरी यूरोप को जोड़ने वाली INX सेवा की शुरुआत करेगा। योजना ये है कि भारत के इर्द गिर्द केंद्रित मौजूदा सेवाएं, जैसे कि भारत भूमध्य सागरीय और भारत उत्तरी अमेरिका सेवाओं के साथ इसे जोड़कर भारतीय क्षेत्र में सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। पहली नौवहन अगले साल फरवरी में कराची, पाकिस्तान से रवाना होगी, जिसमें 6000 TEU क्षमता वाले 11 कंटेनर जहाज होंगे, जो राउंड ट्रिप के लिए कुल 77 दिन लेंगे। बंदरगाह में कराची पाकिस्तान का, हजीरा भारत का, मुद्रा भारत का, नवा सेवा भारत का, कोलंबो श्रीलंका का, लंदन गेटवे UK का, रोटरडैम नीदरलैंड का, हैम्बर्ग जर्मनी का, एंटवर्प बेल्जियम का और कराची पाकिस्तान का शामिल है। HMM के अनुसार इस नई सेवा की स्थापना से यहाँ पर नए बाजार में घुसने में मदद मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।